इस एफएफ में आधे स्टोरी वांगजी के माता पिता के ऊपर है और आधे वंशन के ऊपर है। वांगजी के माता पिता का जो स्टोरी है ये सुनकर किसी को घिनौना और किसी को बकवास लगते हैं। अगर उनका स्टोरी भी पसंद है तो सुन सकते हैं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को चिंगेंजन बुढ़ा लगते हैं, किसी को ठरकी लगते हैं, तो किसी को बकवास लगते हैं और बहुत कुछ लगते हैं। तो मैं बता दूं, चिंगेंजन का उम्र सिर्फ 33 है और मैडम लेन की 30। वांगजी का उम्र सिर्फ 15-16 है, लगभग अब उसका उम्र 16 कह सकते हैं। अगर उसके माता पिता रोमांटिक हो भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका उम्र थोड़े ना 70-80 में पहुंच चुका है, जो घिनौना लगते हैं, बुढ़ा बुढ़ी लगते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं लगती। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उनकी स्टोरी में भी तो सुन सकते हो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने दायलू की उम्र के बारे में भी नहीं बताई थी। दायलू सिर्फ 12 साल की है, उसकी माँ 33 और उसका पिता 38। अगले सुबह वांगजी नन्हे वाइफ के साथ विद्यालय पहुंचा। पहली बार के तरह ही आज भी उसने कद्दू ले जाकर जीरू के सामने रख दिया। जीरू ने पहले ही कहा था अगली बार उसे कद्दू नहीं चाहिए और आज फिर से कद्दू ले आया, इसलिए नन्हे विंग हस्बैंड के पीछे छुपा है। उसका जांगफू कुछ तो सफाई दे, इस उम्मीद से वो चेहरे पे नजर कर रहा है। लेकिन देखा उसका जांगफू और गुरु दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, इसलिए नन्हे विंग धीरे आगे आकर हस्बैंड के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। अगली बार जांगफू अच्छा सब्जी लाकर देगा। अरे तुझी, मैं तो तुमसे कद्दू ही मांगने वाला था। दरअसल मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कद्दू बहुत मीठा है, खाने में अच्छा लगा और पकने में वक्त नहीं लगा, उन्हें पसंद आएगा। नन्हे विंग ये सुनकर खुश हो गया। वांगजी राहत की सांस छोड़ वाइफ की सिर थपथपाने लगा। उसे डर था कहीं नन्हे वाइफ को दुख ना लग जाए, लेकिन अब सब ठीक है। 2 दिन बाद सुबह वांगजी काम के लिए तैयार हो चुका है। घर से बाहर निकलते हुए वो कहने लगा, बाबे, दरवाज़ा बंद करके आना, मैं जा रहा हूँ। नन्हे विंग जल्दबाजी में अंदर से बाहर निकला। क्या हुआ बाबे, क्या हुआ? बीच पे जाना है। दरवाज़ा बंद करके आ जाओ, पीठ पे ले जाऊंगा, मना नहीं कर रहा मैं। वहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना है। यहाँ तक तो चलकर आ सकते हो ना तुम? नहीं। नन्हे विंग घर के दरवाजे से ही हस्बैंड के पीठ पे विद्यालय जाना चाहता है। वांगजी ने जाकर दरवाज़ा बंद किया, फिर पीठ पे उठा लिया। अब नन्हे जान खुश है। मैंने सोचा जल्दी जाकर धान के बीच मौजूद छोटे छोटे जंगली घासों को साफ कर देता हूँ। दिल हो जाएगा जांगफू? नहीं, बस सोचा था। चलो तुम्हें विद्यालय तक पहुँचा कर आता हूँ। अच्छा है बिल्ली। फिर एक शाम, बस 1-2 घंटे में काम खत्म होने ही वाला है। खेत में पानी ज़्यादा हो गया है, इसलिए बॉन्ग और वांगजी लाइन को तोड़कर पानी बह जाने के लिए रास्ता बना रहा है। विद्यालय से आने के बाद नन्हे विंग भी वही किनारे में खेल रहा है। कुछ देर बाद वहाँ दायलू पहुँची और उसने देखा नन्हे विंग खेल रहा है। मजाक करते करते उसने गलती से नन्हे विंग को धकेल दिया, जिस वजह से नन्हे विंग कीचड़ में गिर गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह कहते हुए दायलू भागने लगी। करीब पहुंचकर वांगजी ने नन्हे वाइफ को खड़ा किया। दायलू ने कहा, रो मत बाबे, हम दोनों नाली में नहाने चलेंगे। दायलू ने कहा जांगफू। दायलू को डांट लगाऊंगा मैं। शांत हो जाओ, थोड़ा ही काम बचा है। नन्हे विंग शांत नहीं हो रहा, इसलिए वांगजी ने नन्हे हाथ को अपने गाल पे रखा और गाल पे कीचड़ लग गया। मैं भी गंदा हूँ, अब चेहरे पे भी लग गया। शांत हो जाओ। दायलू बुलाए जांगफू। मेरा बाबे अच्छा है ना? कुछ देर रुको, जल्दी काम खत्म करके नहाने चलेंगे। काम खत्म करके वाइफ को लेकर वो नाली पहुंचा। नाली में नहाकर नन्हे विंग खुश है, क्योंकि जब से आया है तब से नन्हे जान घर में ही नहाते आया है। नाली में ज़्यादातर गांव के मर्द नहाते हैं, क्योंकि खेत संभालने के बाद खुद को साफ करने के लिए नाली बेहतर है।
जब हस्बैंड नन्हे विंग को गोद में लेकर पानी के ऊपर लेटाया करता है तब नन्हे विंग खुशी से हंसा करता है। हस्बैंड के साथ ये मासूम इतना खुश है कि किसी को याद नहीं करता। अतीत में जो भी हुआ सब भूल चुका है। रात को खाने के बाद नन्हे विंग एक मिट्टी से बनी मोटा सा चूहे निकाला। जंपू देखो बेन बेन चलिया। वांगजी लेकर घुमा फिराते हुए देखने लगा। मिट्टी से बनी खिलौना, बदले में क्या दिया तुमने? उसके पास तुलिका नहीं था तो मैंने दा। तुलिका यानी पेंसिल, मिट्टी से बनी पेंसिल। वांगजी ने नन्हे वाइफ को गोद में बिठा लिया। बाओबे, अगर तुम अदला बदली करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन गले में पहन रखे ये माला कभी किसी को मत देना। इस माला से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, इसे संभाल कर रखना। इस मिट्टी से बनी चूहे को देखकर वांगजी के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। वो सिर्फ बोंग का मदद करके ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता, वो बहुत कुछ सीखना चाहता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। उसने सोचा क्यों ना बोंग से खेती के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए। अगले दिन से उसने हर एक छोटी चीज़ पे गौर करना शुरू किया। वो हर चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी रखना चाहता है, हर चीज़ को बारीकी से सीखना चाहता है, ताकि जब वो बाकियों के तरह ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने लगे तब कोई गड़बड़ ना हो। उसने सोचा पहले हर काम पे गौर करूँगा, फिर शोशोबोंग से मदद लूँगा। दूसरी तरफ अब चिंगहेंगजुन मैडम लैन पे ध्यान नहीं देता। उसके लिए अब ल्यांगहुआ होकर भी ना होने जैसा हो गया। रात के वक्त रसोई में खाना बन रहा है, दूसरी तरफ चिंगहेंगजुन नहाकर बिस्तर पे बैठा है और तीसरी तरफ अपने रूम में मैडम लैन दर्द के वजह से रो रही है। कुछ देर बाद चिंगहेंगजुन को बाहर रखेलों की भागदौड़ करने की आवाज़ सुनाई दिया। पहले उसने नज़रअंदाज करना जरूरी समझा, लेकिन जब यूशी भी दरवाजे पे खड़ी खड़ी ताक झाक करने लगी तब उसने पूछा, बाहर क्या हो रहा है? मैंने वैद्य को आते देखा और इमी भी भागदौड़ कर रही है, लगता है बच्चा होने वाला है। यह सुनते ही चिंगहेंगजुन तुरंत जल्दबाजी में मैडम लैन के रूम में पहुंचा। देखा मैडम लैन लेटकर खुद को जकड़ के रो रही है। क्या सब ठीक है? कुछ परेशानी होने लगा है। चिंगहेंगजुन मैडम लैन के पास पहुंचा और हाथ अपने हाथ में लिया। ल्यांगहुआ, क्या महसूस हो रही है तुम्हें? कुल प्रमुख, मैं अभी से माफ़ी चाहूँगी। मुझे नहीं पता मैं बच्चे को बचा पाऊँगी या नहीं। जन्म का वक्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है। क्या मतलब? दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा बच्चा और पत्नी दोनों सही सलामत चाहिए। अगर तुम्हें पत्नी और बच्चे की चिंता था तो क्या तुम्हें नहीं लगता महोदया की देखभाल करना तुम्हारा जिम्मेदारी होना चाहिए था? तुम हम में से किसी को दोष नहीं दे सकते। देखभाल करने का जिम्मेदारी तुम्हारा था, लेकिन तुम तो कहीं और मुंह मारते हुए नजर आ रहे हो। अब जाओ और हमें हमारा काम करने दो। कबीला के कुल प्रमुख से आप इस तरह बात नहीं कर सकती। यूशी, ये सही कह रही है, बाहर चलो। 2 घंटे तक इलाज चला, फिर इमी बाहर निकल गई। चिंगहेंगजुन वाइफ के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन इमी ने भाव नहीं दी। आजकल कोई घमंड दिखाने लगी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जांगफू? रूम के अंदर वैद्य मैडम लैन की सिर पे हाथ फेरा रही है। आज रात तुम्हारी देखभाल के लिए मैं यही रुकूंगी महोदया। साथ जीने मरने निभाने की जिसने कसम खाया था, रक्षा करने की वादा जिसने किया था, भले ही अब उसे तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन हमें है। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। शुक्रिया आई, तुम मेरी बेटी हो, समझी? चिंता मत करो, आराम करो। मैडम लैन की सो जाने के बाद वहाँ चिंगहेंगजुन पहुँचा। ल्यांगहुआ कैसी है अब? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन मैं सुझाव देना चाहूँगी, तुम दूर ही रहो और तुम्हारी नई पत्नी को समझाओ किस तरह बड़ों से बात की जाती है। शायद उसे नहीं पता, भले ही तुम यहाँ के कुल प्रमुख हो, लेकिन मैं लैन परिवार की बुजुर्ग हूँ। तुम्हें सही गलत सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। अगली बार वो मेरी गुस्से से नहीं बचेगी। अच्छा होगा यहाँ रहकर झूठा प्यार दिखाने के बजाय तुम जाकर अपनी पत्नी को ज्ञान दो, छोटे बड़ों के बीच का अंतर बताओ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसे बहुत कुछ नहीं पता। इतने सालों महोदया बनकर रहने के बाद भी इसमें रत्ती भर घमंड नहीं थी और ना ही आज है। और हाँ, तुम्हारी पत्नी की बच्चे पैदा होते वक्त मेरी मदद की उम्मीद मत करना। उसके लिए किसी दूसरे का इंतजाम कर लेना। अब निकलो यहाँ से,
तुम्हारा परछाई भी इस कक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। चिंगहेंचुन चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर बैठकर इन महीनों में उसने जो जो अन्याय लियांगहुआ के साथ किया वो उस बारे में सोचने लगा। देर रात वो सोने पहुंचा। यूशी सो चुकी है। अगले सुबह मैडम लैन को फॉरहेड पे गर्म होठ महसूस हुआ और उसने धीरे धीरे आंखें खोला। आंखों के सामने चिंगहेंचुन मौजूद है जिसने उसकी हाथ थाम रखा है। क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रही है? मैडम लैन ने धीरे हाँ में सिर हिलाई। आज से मैं ख्याल रखूंगा लियांगहुआ। अगर वांगजी को पता चला मैंने उसकी माँ की ख्याल नहीं रखा तो उसके नज़र में मैं और बुरा बन जाऊंगा। चिंगहेंचुन ने कहा जरूर है कि वो ख्याल रखेगा, लेकिन ज़्यादातर वो काम में व्यस्त रहता है। मैडम लैन भी उसे करीब नहीं चाहती, बस बहुत हो चुका है। उसे अब नहीं चाहिए झूठा प्यार। अब दिन भर वो रूम में ही रहा करती है, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती है और शाम के वक्त कभी कभार थोड़ा टहला करती है। रात के वक्त चिंगहेंचुन थोड़ी देर पास बैठा करता है। ज़्यादातर बातें चिंगहेंचुन ही किया करता है। हर रात यूशी तबीयत अच्छा ना होने का बहाना बनाती है ताकि चिंगहेंचुन मैडम लैन के साथ रात बिता ना पाए, और होता ऐसा ही है। चिंगहेंचुन देखने तो जाया करता है लेकिन रात नहीं बिताता। लियांगहुआ, मैं रुकना चाहता था लेकिन यूशी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। यह कहकर वो वापस जिंगसी लौट जाया करता है। दिन बीतता गया और मैडम लैन की प्रेगनेंसी को 9 महीना हो गया। एक रात उसे थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ। वो इंतज़ार कर रही थी शायद चिंगहेंचुन हर रात की तरह वहाँ पहुँचे, लेकिन नहीं, चिंगहेंचुन नहीं पहुँचा। दर्द सहन करके मैडम लैन खुद जिंगसी के दरवाजे तक पहुँची, लेकिन अंदर से शारीरिक होने और प्यार मोहब्बत की आवाज़ सुनाई दी। आखिर वो किस उम्मीद से इस दरवाजे तक आई, यही सोचकर उसे दुख होने लगी। खुद पे गुस्सा आने लगी। दीवार के सहारे वो धीरे बेबी बम पकड़ के बैठ गई। अगले सुबह नहाने के बाद चिंगहेंचुन मैडम लैन की रूम में पहुंचा। देखा रूम में कोई नहीं है, शायद लियांगहुआ नाश्ता करने गई होगी। यही सोचकर वो भोजन कक्ष के तरफ जाने लगा। बस भोजन कक्ष तक पहुंचा ही था तभी उसे नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। अचानक वो इधर उधर देखने लगा। आवाज़ उस तरफ से आ रहा है जिस तरफ रखेलों की कक्ष है। वो जल्दबाजी में पहुंचा। देखा अंदर लियांगहुआ गोद में नन्हे से जान को लेकर बिस्तर पे बैठी है और खिड़की से बाहर देख रही है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो करीब पहुंचा। लियांगहुआ, मैडम लैन ने धीरे नज़र घुमाकर देखा, फिर नज़र नन्हे जान पे किया। इस बार भी बेटा हुआ है। कब हुआ ये सब? कल रात। कल रात हुआ और मुझे बताने का किसी के पास वक्त नहीं था। मैडम लैन को देखकर ऐसे लग रही है जैसे वो खुश नहीं है और किसी के बारे में सोच रही है। लगता है अब मेरे बिना ही सब कुछ हो जाएगा। अब उसको भी मेरा ज़रूरत नहीं। आखिर किसी ने उसे बेटा हुआ है या होने वाला है इस बारे में खबर क्यों नहीं दिया, यही सोचकर उसे बुरा लगने लगा। दरअसल बेटा हुआ है, ये वैद्य ने झूठ बोली। बेटा नहीं, बेटी हुई है। अगर सबको पता चल गया कि बेटी हुई है तब सारे लोग रखेल की बेटी रखेल बोलने लग जाएंगे। इसी डर से वैद्य ने कही बेटा हुआ है। बेटी है इस बारे में सिर्फ वैद्य, मैडम लैन और इमी को ही पता है। जो भी हो, कुल प्रमुख को गलत फहमी में नहीं रखूंगी, सच बताऊंगी, यही सोचकर मैडम लैन इंतजार करने लगी। लेकिन 2 दिन बीत गया। चिंगहेंचुन ने उसे देखने जाना तो दूर, उसके नाम तक नहीं लिया। चिंगहेंचुन को लियांगहुआ पे गुस्सा है। आखिर लियांगहुआ ने उसे बच्चा होने वाले है इस बारे में बताया क्यों नहीं? क्या अब वो लियांगहुआ के लिए इतना गैर हो गया है जो कुछ नहीं बताती? क्या अब लियांगहुआ को उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं? क्या अब लियांगहुआ इतनी हिम्मत वाली बन गई है जो हर काम अकेली ही कर सकती है? एक सुबह इमी नाश्ता देने पहुंची। इमी, वो एक बार भी हमें देखने दोबारा नहीं आया, क्या वो नहीं है? है, यूशी के साथ वक्त बिता रहा है। उनका ज़रूरत तो अब सिर्फ यूशी को ही है। मैंने उनको बातें करते सुना। वो कह रहा था 1 महीने बाद आपको दूसरे कबीला भेज देंगे, बच्चे को यही रखेंगे और आपको दूसरे कबीला भेज देंगे। यह सुनकर मैडम लैन की पैरों तले ज़मीन निकल गया। आखिर चिंगहेंचुन उसे किसी दूसरे कबीला में गैर मर्द के पास भेजने की सोच भी कैसे सकता है? कहते हुए इमी को ही बहुत बुरा लग रही थी। फिर सोचो मैडम लैन को कितना बुरा लगी होगी। शाम के वक्त वो दरबार पहुंचा। चिंगहेंचुन वही खड़े खड़े तंबाकू फूंक रहा है। मैडम लैन थोड़ा करीब जाकर खड़ी हो गई और चिंगहेंचुन ने नज़र हटा लिया।
बधाई हो, रखेल पैदा हुई है। यह सुनते ही चिंगहेंगजुन ने जोर का थप्पड़ लगा दिया। आखिर लियांगहुआ की हिम्मत कैसे हुई बेटे के ऊपर रखेल शब्द इस्तेमाल करने की। वो नहीं कर सकती ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, चाहे बेटा हो या बेटी, इसलिए अचानक थप्पड़ मार दिया। आंसू बहाते हुए मैडम लैन मुस्कुराने लगी। आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी। ये बेटा नहीं है, बेटी है। कल को ये भी किसी कबीले में जाकर रखेल बनेगी, बिल्कुल मेरी तरह। इतना कहकर मैडम लैन धीरे दरबार से निकलकर रूम पहुंची। शादी को इतने साल हो गया, लेकिन चिंगहेंगजुन ने कभी हाथ नहीं उठाया था। आज अचानक उसने हाथ कैसे उठाया, यह सोचकर चिंगहेंगजुन का हाथ कांप गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने गुस्से और नाराजगी उसके अंदर था, उसी का भड़ास निकालने के लिए उससे हाथ उठ गया। मुझसे झूठ बोला गया। क्यों? जिसे मैं बेटा समझ रहा था वो बेटी है। धीरे फूंक रहे तंबाकू को बुझाकर उसने रख दिया। दूसरी तरफ मैडम लैन खामोशी से आंसू बहा रही है। नन्ही सी जान उसकी गोद में ही है। लियांगहुआ, आंसू पोंछकर मैडम लैन मुड़ गई। आखिर उस रात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इसलिए गुस्सा था। क्या मैं तुम्हारे लिए गैर बन गया हूँ? क्या अब तुम मेरे बिना सब कुछ कर सकती हो? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुमने मुझे अपने ज़िंदगी से बेदखल क्यों की? कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने हमेशा आपको अपने साथ रखने के लिए भाव का साथ छोड़ा। आप मुझे छोड़ ना दो, इसलिए वांगजी ने भी भाव का साथ छोड़ा। मुझे लगा आप कभी मेरी जगह किसी और को नहीं चुनेंगे, लेकिन आपकी बातों को मानने के बाद भी आपने योशी को चुना। गर्भवती थी मैं, मुझे कितना दुख हुआ, क्या वो आप महसूस कर सकते हैं? फिर गलत किसके साथ हुआ? मैंने जानबूझकर उसे गर्भवती नहीं किया लियांगहुआ। जो हुआ मेरा गलती था, लेकिन मैंने कहा था तुम अपना जगह नहीं छोड़ोगी। किसी दूसरे के गर्भवती होने के बाद महोदया को अपनी जगह छोड़नी ही पड़ती है। मुझ में कभी उन जगह के लिए लालच नहीं थी। मैं तो सिर्फ आपका प्यार चाहती थी। आप कभी मेरे काम से खुश नहीं हुए। माँ और घर वाले सच कहते थे, मैं आपकी काबिल नहीं। गलत है वो लोग। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहा हूँ लियांगहुआ। मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि तुमने मुझे बेटी होने का खबर नहीं दिया। तुम मुझे बता सकती थी। मैंने उम्मीद किया था सबसे पहले मुझे ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों तुमने मुझे ज़रूरी नहीं समझा? इंतजार कर रही थी मैं आपका, लेकिन आप नहीं आए। दर्द ज़्यादा हो रहा था, इसलिए सोचा जिंशी जाकर आपको बुला लो। दर्द को लेकर जिंशी तक पहुंची, लेकिन अंदर से आवाज आ रहा था। मैं समझ गई अंदर क्या हो रहा होगा, इसलिए आवाज लगाने की हिम्मत नहीं कर पाई। दर्द की वजह से कुछ देर वही बैठी रही, फिर इवी के पास पहुंची। मैं गई थी आपके पास, लेकिन आप... सच सुनकर चिंगहेंगजुन को सदमा लगा। आखिर उसने पहले ही अंदाजा क्यों नहीं लगाया? शुरू से सब कुछ उसके वजह से ही होता आ रहा है। हर बार आप मुझे ही दोष देते रहे। मैंने जगह छोड़ा, तब भी आपने मेरी गलती माना। आपने कहा मुझे एहसास भी है मैंने क्या किया। मैं पूछती हूँ, क्या आपको एहसास है आपने हमारे साथ क्या क्या किया? थोड़ी ध्यान नहीं देती हूँ, तब भी गलती मेरी ही। कितना बुरा लगता है आपको जब मेरी ध्यान आप पे नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है मुझे कितनी दुख होती होगी आपको किसी और के साथ देखकर? मैंने बेहतर बनने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं बन पाई। हर एक हक आपने मुझसे छीना है। हर एक हक और चीज़ें मैंने एक एक करके आपकी पत्नी को दे दी। हर चीज़ दे दी, इज्जत भी नहीं रही। ये भी नीलामी हो गई।
सोचा था आपके साथ अच्छी जिंदगी जीऊंगी, खुश रहूंगी, घर वालों के खिलाफ गई, ना रही घर की, ना रही घाट की। अब मुझे यकीन हो गई, चरित्रहीन मैं ही हूँ। मेरी वजह से पैदा होने से पहले ही मेरी बच्ची को रखेल और नाजायज उपाधि मिल गई। अब तो रखेल होना माफ कीजिए। अगले महीना में चली जाऊंगी। बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को प्यार से बरी की जाए। चिंगहेंजुन ने कितना कुछ गलत कर दिया, फिर भी वो लियांगहुआ को ही दोषी मानता आया है। गलती एहसास होने के बाद उसने जाकर वाइफ को बाहों में भर लिया। सारा गलती मेरा। अब मुझे खुद पे घिन आ रहा है। आखिर मैं कब से इतना घिनौना बन गया? हमारा बेटा इसलिए मुझे पसंद नहीं करता। कुल प्रभु, क्या आप एक वादा कर सकते हैं? आप मुझे किसी भी कबीला में भेज सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को किसी का रखेल मत बनाइएगा। उसे दासी बनाकर रख लीजिए, लेकिन रखेल बनाकर दूसरे के हाथ में मत सौंपिए। चिंगहेंजुन अब दूर हो गया। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, ना ही अच्छा पिता बन पाया। मेरे जैसा घिनौना आदमी को इसे नहीं छूना चाहिए। हर बार मुझे लगा मैं अपना बेहतर दे रहा हूँ। मैं एक अच्छा पिता और अच्छा पति हूँ। आखिर गलती किसका, क्या और कितना बड़ा है, ये आज चिंगहेंजुन को एहसास हुआ। अब वो खुद से भी नज़र नहीं मिला पा रहा। पहले बेटे के नज़र में गिर गया और अब खुद के नज़र में गिर गया। शायद अब तुम यकीन ना करो लियांगहुआ, लेकिन सच यही है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। गुस्से की वजह से मैंने तुम्हें दूसरे कबीला भेजने की बात किया। तुम मुझसे कई गुना बेहतर और अच्छा जांफू के काबिल थी। मैडम लैन ने धीरे करीब होकर चिंगहेंजुन का हाथ नन्ही सी जान पे रखा, जो गहरी नींद में है। आप इसके पिता है, ये कभी नहीं बदलेगा। आप खुद को गंदा मान रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मौजूद खून तो आप ही का है। कबीला छोड़ने से पहले एक बार बेटी के नाम जानना चाहती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। आखिर मैं क्या फैसला ले रहा था? मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या महसूस हो रहा है मैं बता नहीं सकता। हम फिर से एक हो जाएंगे, फिर मैं कभी किसी के पास नहीं जाऊँगा, सिर्फ तुम्हारी बन के रहूँगा। उस सुबह चिंगहेंजुन को अपना गलती एहसास हुआ। सुबह से लेकर शाम तक वो बिना खाए पिए अकेला बैठा रहा। आखिर वो इतना गलत कब हो गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने प्यार को किसी और कबीला में मर्दों के पास भेजने की बात कर रहा था, यूशी के साथ मिलकर। उसे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। वो इतना बदल गया है, इतना कुछ सोच सकता है। सब कुछ सोचने के बाद उसे समझ आया वो कितना गलत और गिरा हुआ व्यक्ति है। शुरू से लेकर अभी तक गलती उसी का था और वो अपना गलती एहसास करने के बजाय हर बार लियांगहुआ को दोष देता रहा। चिंगहेंजुन ने इतना कह दिया और सब खत्म हो गया। मैडम लैन ने माफ़ कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे अब चिंगहेंजुन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। उम्मीद है आज का पार्ट भी पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।